2026 के लिए एक बड़ा ही बोल्ड आइडिया हवा में है। करियर पहले, शोर बाद में। करियर पहले, शोर बाद में। इंटरेस्टिंग। हाँ, और हमारे हाथ एक मोटिवेशनल ऑडियो स्क्रिप्ट लगी है जो एक मॉन्क मोड की बात करती है। मॉन्क मोड, राइट। तो सोचा कि आज हम सिर्फ इस स्क्रिप्ट को समझेंगे नहीं, बल्कि एक हाइपोथेटिकल इंसान की जर्नी पर चलेंगे। एग्जैक्टली जिसने 2026 में ये मोड अपनाने का फैसला किया है। देखते हैं उसके रास्ते में क्या क्या आता है। ये एक दिलचस्प अप्रोच है क्योंकि ये फिलॉसफी सुनने में जितनी सिंपल लगती है, पता है असल में उतनी ही मुश्किल है। अच्छा? हाँ है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी, सोशल प्रेशर और सेल्फ वर्थ की लड़ाई है। सही बात है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे इस हाइपोथेटिकल दोस्त का पहला चैलेंज क्या होता है। बिल्कुल, तो साल की शुरुआत में वो ये फैसला लेता है, जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, 2026 में लोगों को नहीं, गोल को प्रायोरिटी दो। लेकिन ये लाइन बोलते ही मुझे लगता है पहला कांटा तुरंत चुभता है। कौन सा? लोगों को नजरअंदाज करने का गिल्ट। ये सुनने में थोड़ा सेल्फिश नहीं लगता? एग्जैक्टली। और यही पहला मेंटल हर्डल है। हाँ, पहली बार में ये शब्द नजरअंदाज करना बहुत कठोर लगता है, जैसे आप मतलबी हो रहे हैं। सही। लेकिन यहाँ स्क्रिप्ट एक बहुत ही स्मार्ट डिस्टिंक्शन करती है। वो कहती है करियर फर्स्ट का मतलब ये नहीं कि तुम सेल्फिश हो। अच्छा, तो क्या है? करियर फर्स्ट का मतलब है तुम फ्यूचर के लिए ऑनेस्ट हो। फ्यूचर के लिए ऑनेस्ट? हाँ। इसे थोड़ा और अनपैक करते, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि आपके सपनों की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। ओके। स्क्रिप्ट की एक लाइन है, जो लोग आज तुम्हारे समय पर हक जता रहे हैं, वो लोग कल तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वाओ, ये तो बहुत सीधी बात है। ये कड़वा है पर सच है ना? बिल्कुल सच है। फ्यूचर के लिए ऑनेस्ट होने का मतलब है ये समझना कि आज आप जिन लोगों को खुश करने के लिए अपने गोल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, कल जब आप फेल होंगे तो वो जिम्मेदारी लेने नहीं आएंगे। सही। तो ये स्वार्थ नहीं है, ये एक तरह की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। आप अपने फ्यूचर सेल्फ के प्रति वफादार हो रहे हैं। राइट। तो ये एक तरह का शॉर्ट टर्म सोशल सैक्रिफाइस है फॉर लॉन्ग टर्म पर्सनल स्टेबिलिटी। बिल्कुल। ओके, तो हमारा दोस्त इस गिल्ट से लड़कर आगे बढ़ता है। वो समझ जाता है कि ये स्वार्थ नहीं बल्कि अपने भविष्य के लिए ईमानदारी है। लेकिन ये ईमानदारी बरतने के लिए उसे उन आवाजों को पहचानना होगा। हाँ, जिनके खिलाफ वो ये फैसला ले रहा है। तो आखिर ये शोर है क्या और आता कहाँ से है? और पता है, ये शोर अक्सर सबसे करीबी जगहों से आता है। जैसे? स्क्रिप्ट इसे बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करती है। दोस्तों का कहना, अरे यार थोड़ा चिल कर, लाइफ एंजॉय कर, काम तो होता रहेगा। हाँ, या फिर रिश्तेदारों का ताना, बेटा अब उम्र निकल रही है, कब तक यही करते रहोगे? एग्जैक्टली। और सोसाइटी की वो हल्की सी फुसफुसाहट, इतनी मेहनत क्यों, क्या मिलेगा? हम सबने ये आवाजें सुनी है। हाँ, ये बहुत रिलेटेबल है। ये वो वेल मीनिंग एडवाइस होती है जो असल में आपको आपके रास्ते से भटका रही होती है। बिल्कुल। और साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ का प्रेशर कहते हैं। सोशल प्रूफ? हाँ, जब हमारे आसपास के सभी लोग एक जैसा बर्ताव कर रहे हो, यानी चिल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तो हमें लगता है कि वही सही रास्ता है। सही है। उस भीड़ से अलग चलना अनकंफर्टेबली डिफिकल्ट होता है। स्क्रिप्ट यहाँ एक वार्निंग देती है, अगर 2026 में इन आवाजों को सुना तो 2030 तक तुम अपनी खुद की आवाज नहीं सुन पाओगे। ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। आप धीरे धीरे दूसरों की उम्मीदों को ही अपनी इच्छा मान लेते हैं। ओके, तो शोर की पहचान हो गई, अब इससे लड़ने की स्ट्रैटेजी आती है और वो है मॉन्क मोड। मुझे ये टर्म बहुत फैसिनेटिंग लगा, पर ऑनेस्टली क्या ये प्रोडक्टिविटी के नाम पर अपनी सोशल लाइफ को पूरी तरह खत्म करने का एक फैंसी तरीका नहीं है? ये एक बहुत वैलिड कंसर्न है। मतलब मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा? क्या हम आइसोलेशन को रोमांटिसाइज कर रहे हैं? बिल्कुल, और यहीं पर मॉन्क मोड को सही से समझना जरूरी है। ये हर्मिट बनने या दुनिया से संन्यास लेने के बारे में नहीं है। तो फिर ये इंटेंशनल डिसएंगेजमेंट के बारे में है। सोचिए, एक एथलीट जब ओलंपिक्स की तैयारी करता है तो वो एक ट्रेनिंग कैंप में चला जाता है, वो दुनिया से कट जाता है, उसकी डाइट, स्लीप, प्रैक्टिस सब कुछ उसके गोल पर फोकस्ड होता है। सही बात है। क्या हम उसे एंटी सोशल कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहेंगे कि वो डेडिकेटेड है। एग्जैक्टली। मॉन्क मोड वही ट्रेनिंग कैंप है आपके पर्सनल गोल्स के लिए। वाओ, ये ट्रेनिंग कैंप वाली एनालॉजी बहुत पावरफुल है ना? तो इसका मतलब है नॉन एसेंशियल चीजों को ना कहना। स्क्रिप्ट में लिखा है गैर जरूरी कॉल्स को ना, बिना मतलब के हैंगआउट्स को ना, और सबसे जरूरी
ये समझाने की जरूरत महसूस ना करना कि तुम बिजी क्यों हो। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है, ये हाँ कहने के बारे में भी है। अच्छा। आप सोशलाइजिंग को ना कहकर साइलेंट ग्राइंड, लोनली प्रोग्रेस और डेली सेल्फ रिस्पेक्ट को हाँ कह रहे हैं। लोनली प्रोग्रेस। हाँ, और ये लोनली प्रोग्रेस वाला आइडिया आज के प्रूफ ऑफ वर्क कल्चर के बिल्कुल ऑपोजिट है। सही कहा। जहां अगर इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं किया तो मतलब काम ही नहीं हुआ। और यही मॉन्क मोड की असली ताकत है। यह आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन डेवलप करने पर मजबूर करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो प्रेरणा अंदर से आती है। बिल्कुल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन यानी लाइक्स और तारीफ एक शुगर रश की तरह है, असर जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो लोनली प्रोग्रेस से आती है, वो एक सस्टेनेबल फ्यूल की तरह है जो आपको मैराथन दौड़ा सकता है। मतलब आपको किसी के आज कितना पढ़ा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्त अब ट्रेनिंग कैंप में है, वो मॉन्क मोड में है, अकेले मेहनत कर रहा है। लेकिन इस कैंप की एक फीस है, एक कीमत है, और वो है सोशल कॉस्ट। सबसे बड़ी कीमत। स्क्रिप्ट इस बारे में बहुत ब्रूटल ऑनेस्टी से बात करती है। हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। राइट। कुछ लोग पीछे छूटेंगे, कुछ नाराज होंगे और कुछ शायद ईगोइस्टिक भी कहेंगे। ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ा बलिदान है। और स्क्रिप्ट कहती है और ये सब ठीक है। ठीक है। हाँ, ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। देखिए, इसका औचित्य एक बहुत गहरी लाइन में दिया गया है। जो लोग तुम्हारी डिसिप्लिन को नहीं समझते, वो तुम्हारी डेस्टिनेशन भी नहीं समझेंगे। वाओ। ये एक नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस है। जब आप बदलते हैं, जब आपके प्रायोरिटीज बदलते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी बदलते हैं। सही बात है। जो लोग आपकी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर सकते, वो शायद वैसे भी आपके सर्कल में रहने लायक नहीं थे। तो ये दोस्त खोना नहीं है, बल्कि अपने असली सपोर्टर्स को पहचानना है। हाँ, जो दोस्त आपको पार्टी के लिए बुलाने की बजाय ये कहे कोई नहीं तू पढ़ ले, हम बाद में मिलेंगे, वो असली दोस्त है। एब्सोल्युटली। आपकी जर्नी हर किसी के समझने के लिए नहीं है। और जो लोग आपके लक्ष्य के महत्व को समझते हैं, वो आपके डिसिप्लिन का भी सम्मान करेंगे। और जो नहीं करते, उनकी राय शायद उतनी मायने नहीं रखती। कम से कम इस ट्रेनिंग फेज में तो नहीं। बिल्कुल। तो ये अकेलापन गलत रास्ते पर होने का नहीं, बल्कि सही रास्ते पर होने का एक संकेत बन जाता है। पर बाहर का शोर तो एक बात है, उस आवाज का क्या जो हमारे अपने दिमाग के अंदर से आती है? असली लड़ाई। हाँ, वो सेल्फ डाउट, वो पल जब आप रात को अकेले बैठे सोच रहे हो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ किताबों में डूबा हूँ। एग्जैक्टली। ये अंदर की लड़ाई शायद सबसे मुश्किल है। और स्क्रिप्ट इस पे भी बात करती है। वो इस सेल्फ डाउट से लड़ने के लिए एक मेंटल मॉडल, एक तरह का मंत्र देती है। क्या? अगर रास्ता अकेला है तो समझ लो सही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर अकेला इंसान सही रास्ते पर है। इसका कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। बिल्कुल। जब आप कुछ बड़ा, कुछ अलग, कुछ सार्थक करने की कोशिश करते हैं, तो वो रास्ता अक्सर भीड़-भाड़ वाला नहीं होता, वो अकेला ही होता है। सही है। तो उस अकेलेपन में जब वैलिडेशन मिलना बंद हो जाए, तब ये लाइन आपको हिम्मत देती है कि शायद आप कुछ सही कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट एक और तरीका बताते हैं इस सेल्फ डाउट से लड़ने का। वो कहती है कुछ सवालों का जवाब रिजल्ट से देना होता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहस मत करो, काम करो। ये लॉ ऑफ एनर्जी कॉन्जर्वेशन जैसा है। अपनी एनर्जी ये समझाने में वेस्ट मत करो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों। उस एनर्जी को काम पूरा करने में लगाओ। वो एक दिन आपके रिजल्ट्स खुद आपकी कहानी कहेंगे। और वो भी आपसे ज्यादा जोर से। बिल्कुल। A very mature approach to let your success make the noise. तो चलिए अब जर्नी के एंड में आते हैं। इस सारे सैक्रिफाइस का, इस मॉन्क मोड का, इस अकेलेपन का आखिर रिवॉर्ड क्या है? The ultimate prize। और रिवॉर्ड वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं, पैसा, स्टेटस या जॉब टाइटल। वो नहीं है। नहीं, वो सब बाय प्रोडक्ट्स है। असली रिवॉर्ड, जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है। खुद पर भरोसा। आप दूसरों की वैलिडेशन से आजाद हो जाते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद तय करते हैं। ये एक अटूट सेल्फ रिलायंस का निर्माण है। बिल्कुल। और ये एक लाइन तो मेरे दिमाग में अटक गई है, इंडिपेंडेंस सबसे डेंजरस चीज है। क्योंकि जो इंसान खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए, उसे कोई झुका नहीं सकता। एग्जैक्टली। ये इंडिपेंडेंस की एक अलग ही डेफिनेशन है। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से कहीं ज्यादा है। ये इमोशनल और साइकोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है। बिल्कुल। जब आप मुश्किल रास्तों से अकेले गुजरते हैं और कामयाब होते हैं, तो आप सीखते हैं कि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा कर सकते हैं। सही है। आप बाहरी दुनिया की तारीफ या आलोचना के मोहताज नहीं रहते। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ऐसा इंसान सोशल प्रेशर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो अपनी शर्तों पे जीता है। अपनी शर्तों पर। और स्क्रिप्ट के अनुसार अंत में वही लोग जो आज शोर कर रहे हैं,
कल आपकी शांति हो देखेंगे और उसकी प्रशंसा करेंगे। द सर्कल इज कंप्लीट। तो कुल मिला के इस पूरी जर्नी का सार है करियर पहले, शोर बाद में। आज शोर को इग्नोर करो ताकि कल तुम्हारी खामोशी सबसे ज्यादा बोले। बिल्कुल। जैसा कि स्क्रिप्ट की आखिरी लाइन कहती है, 2026 में लोगों को नहीं, गोल को प्रायोरिटी दो, बाकी सब बाद में। ये एक बहुत ही पावरफुल रोड मैप है, इसमें कोई शक नहीं। ये पूरी तरह से त्याग और फोकस की एक पर्सनल जर्नी पर केंद्रित है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर हमें सोचना चाहिए। और वो क्या है? 2026 के बाद क्या? मान लीजिए हमारा हाइपोथेटिकल दोस्त सक्सेसफुल हो गया, उसने अपना गोल अचीव कर लिया। अब क्या? वो इस इंटेंस मॉन्क मोड से बाहर कैसे आएगा? क्या वो सोशल लाइफ में वापस इंटीग्रेट कर पाएगा? राइट। क्या ये फोकस एक परमानेंट दूरी बना देता है, या फिर ये एक ऐसी फाउंडेशन बनाता है जहां से वो लोगों के साथ ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से, लेकिन इस बार अपनी शर्तों पर जुड़ सकता है? सफलता के बाद क्या वही दोस्त और रिश्तेदार वापस आते हैं? और अगर आते हैं तो क्या वो रिश्ते पहले जैसे रहते हैं? ये इस कहानी का अगला और शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर हो।